नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। हमारे इस खास कार्यक्रम 3 साल मोदी सरकार में आपका स्वागत है। मोदी सरकार में कुछ ऐसे मंत्री हैं जो अपनी हाई परफॉर्मेंस रेट के लिए जाने जाते हैं। मोदी जी का सबसे ज्यादा जोर इंफ्रास्ट्रक्चर पर है, इसीलिए उन्होंने सुरेश प्रभु जी को रेलवे मिनिस्टर बनाया है। हालांकि सरकार जब बनी तो वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे, लेकिन प्रधानमंत्री उनके काम से इतने प्रभावित थे कि उनको वो बकायदा न केवल कैबिनेट में लेकर आए बल्कि बीजेपी ज्वाइन कराई और राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी की सीट भी दी। सुरेश प्रभु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको सालों से जानता हूं। ये जानना चाहता हूं कि पिछले जितने वक्त से आप रेल मंत्री बने हैं, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, क्योंकि आपका सबसे ज्यादा फोकस है इंफ्रास्ट्रक्चर पे और कंज्यूमर्स पे। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने इस साल में सिर्फ 2855 किलोमीटर लाइन, 2013 किलोमीटर का विद्युतीकरण, 1306 आरओबीज और 45 फ्रेट टर्मिनल्स बने। आपको यदि याद होगा तो हमारी बड़ी मात्रा में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही ओवर यूज्ड है। इसके लिए कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ज्यादा होता है तो देरी हो जाती है, ज्यादा ट्रेन नहीं दौड़ सकती, जो दौड़ती है वो भी अपने समय निर्धारित समय पर पहुंच नहीं पाती। तो इसी समस्या को हल करने के लिए डबलिंग और ट्रिपलिंग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम ने हाथ में लिया, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक इसीलिए है कि पिछले 70-75 साल में हम लोगों ने 20,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा डबलिंग किया था। हमने सिर्फ 2.5 सालों में 16,500 विद्युतीकरण करने के फैसले का निर्णय, जिसको हम कह सकते हैं कि ऐतिहासिक इसीलिए है कि पिछले 70-75 साल में हम लोगों ने 20,000 किलोमीटर से कुछ ज्यादा डबलिंग किया था। हमने सिर्फ 2.5 सालों में 16,500 विद्युतीकरण करने के फैसले का निर्णय कर दिया। उसके लिए पूरी स्वीकृति हो गई। साथ ही में विद्युतीकरण सिर्फ 42% हो चुका है, उसको हम अगले 5 साल में डबल करेंगे। जो भी मीटर गेज लाइन है सबके सबको हम ब्रॉडगेज में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए भी स्वीकृति कर दी गई है। साथ ही में 40,000 हमारे जो कोचिस है उसको पूरी मात्रा में वो सेफ नहीं कह सकते क्योंकि नॉन एलएचबी कोचिस है, उसको हम एलएचबी कोचिस में परिवर्तित करेंगे और साथ ही में इंटीरियर डेकोरेशन जो है उसको भी हम पूरी मात्रा में बदलाव लाएंगे। ट्रेन का और आम आदमी का जो रिश्ता बना हुआ है वो ज्यादा बनाने के लिए अभी वापस लोगों को ट्रेन रेलवे तक लाने की आवश्यकता है। कुछ समय हमने देखा पिछले 5 साल में ट्रेन में सफर करने लोगों की संख्या घटती जा रही थी, इस साल में बढ़ गई है। 5 साल के बाद हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि फ्रेट जो हमारे रेलवे का है, 2/3 आमदनी तो वहीं से आती है, उसमें भी हम घट देख रहे थे। उसमें भी आज पहली बार हमने काफी समय के बाद हमने भी उसमें बढ़ोतरी पाई है। लोगों में एक ऐसा परसेप्शन है कि अंग्रेज ट्रेन तो बनाकर चले गए, लेकिन उसके बाद 70 साल में बहुत सारी चीजें बहुत स्लो गति से चली, शायद इसलिए हम एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर न खड़ा कर पाए। मैं सीधे कंज्यूमर पे आता हूं जो ट्रेन के अंदर सफर करता है। आपने कहा कि अब जो है वो पिछले 5 साल के बाद गति कंज्यूमर की बढ़ी है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई है तो वो फ्लाइट है। अब प्रधानमंत्री जी ने एक सस्ता किराए की स्कीम चालू की है कि 2500 रुपए में आप 1 घंटे का ट्रैवल कर सकते हैं, उसमें सब टैक्स वैक्स सब शामिल होंगे। आप इससे कैसे कॉम्पीट करेंगे, क्योंकि फ्लैक्सी किराया कभी कभी बहुत ऊपर चला जाता है अगर किसी को अर्जेंसी में जाना हो तो। अपर एंड जो टूरिस्ट है वो यदि हवाई सफर से 2,500 में सफर कर पाएंगे तो उनकी वहीं से भी एक कॉम्पिटिशन आएगी। और रोड की वजह से भी जो पिछले 70 साल से हम देख रहे हैं, लगातार रोड में हमने ज्यादा निवेश किया, रेल में कम किया, इसके रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा, रेल का उसी तरह से रह गया, उसका भी एक नतीजा हो रहा है। तो इसलिए हमें लगातार ये कोशिश करनी होगी कि हमारी जो प्राइसिंग पॉलिसी है वो भी कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए बनानी पड़ेगी। हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से क्या बदलाव हमारे कंपटीशन में हो रहा है और उससे ध्यान में रखते हुए हमारी प्राइसिंग पॉलिसी, हमारी स्ट्रैटेजी, हमारे प्रोडक्ट्स, उसको भी ऊपर ध्यान देना होगा। आपने देखा होगा कि हमने 4 नए प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च किए। तेजस तो हाल ही में आई है, उससे पहले हमने हमसफर की थी मिडिल क्लास के लिए। हमने ये भी कोशिश किया कि जो हमारे आम आदमी सफर करते हैं उनके लिए हम लोगों ने अंत्योदय एक्सप्रेस बनाई। एक बात और आई है कि सेफ्टी टैक्स के तौर पर हर महीने 1% किराया बढ़ाने की बात हो रही है। क्या ये सच है और क्या इस तरह से बढ़ेगा किराया? हम लोगों ने नए सेफ्टी फंड बनाने की बात की है, यह ऐतिहासिक है। 1 लाख करोड़ बहुत बड़ी बात होती है, 5 साल में हम करेंगे। लोग कहते हैं कि सुरेश प्रभु जी ने सीधे तौर पर किराया तो नहीं बढ़ाया, सेस लगाकर, कहीं स्वच्छता सेस, कहीं और सेस, पीछे दरवाजे से कई सारी चीजों को महंगा कर दिया। क्या ये फैक्ट है?
नहीं, देखिए, एक तो आपने देखा होगा तो पिछले 3 साल में करीबन किराया बढ़ा ही नहीं है, और इसके बावजूद कि खर्चे भी बढ़ गए हैं। आपको मालूम, पे कमीशन 36,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बर्डन रेल में आ गया सिर्फ पे कमीशन की वजह से। लोग सोचते हैं कि अगर मैं जल्दी में मुझे कहीं जाना है या तुरंत जाना है या मेरा लेट प्रोग्राम बना कहीं जाने को, तो मुझे जो कंफर्म टिकट है वो बड़ी मुश्किल से मिलता है। क्या ऐसा कोई सिस्टम आपने निकाला है कि जिस तरह यूरोप में या अमेरिका में ट्रेन में अवेलेबिलिटी हमेशा रहती है, उस तरह की अवेलेबिलिटी हो? और दूसरा इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि हम जानते हैं कि हमारी देश की आबादी बहुत बड़ी है, सबको कैटर करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, लेकिन हम उस सॉल्यूशन के नियर तक जाएं, इसके लिए आपके क्या प्लान है? रेल से जो माल ढुलाई की जाती है उसमें बढ़ी हुई संख्या को देखेंगे तो 1740% बढ़ोतरी हुई, और उस समय हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ 30-40% से बढ़ा। तो आज जो आपूर्ति और मांग, इसमें जो महद अंतर बन गया है, उसकी वजह बुनियादी यह है, पिछले 3 सालों में 4,10,00,000 अतिरिक्त हम लोगों ने सीट्स या बर्थ उसकी संख्या बढ़ाई, लेकिन फिर भी मांग तो ज्यादा बढ़ी है। हमने और एक नई स्कीम अभी लाई है कि यदि आपने टिकट बुक किया और आपको यदि यहां से मुंबई जाना है, मुंबई जाने वाली और भी ट्रेन होती है, आपने कोई एक ट्रेन पे बुक किया होगा, यदि उस ट्रेन में आपको कंफर्म सीट नहीं मिलती और यदि उसी दिशा में और कोई ट्रेन जा रही है, उसमें सीट्स अवेलेबल है, तो आपको उसी किराए में आपको उस ट्रेन में भी जाने के लिए सुविधा मिलेगी। जो काम 10 साल में होना था, हम उसको 3 साल में पूरा करने में लगे हुए हैं। वो काम पूरा होगा तो जरूर आपको आपके मांग के अनुसार, आपके इच्छा के अनुसार आपको टिकट मिलने में आसानी मिलेगी। दूसरा सबसे बड़ा सवाल, जैसे तेजस है वो 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकती है और कोंकण में चलना शुरू भी हो चुकी है, लेकिन उसकी रफ्तार 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या हम नई पटरियां, जो नई इंफ्रास्ट्रक्चर आपने लंबा चौड़ा बिछाने का प्लान किया है, उसमें ट्रेन में जो पटरियां हैं उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं कि हाँ, इस पर ज्यादा हाई स्पीड ट्रेन दौड़ सके? हम लोग आने वाले दिनों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे वो सिर्फ इंक्रीमेंटल नहीं होगा, वो उसी हिसाब से होगा कि 200 किलोमीटर या उससे ज्यादा स्पीड से ट्रेन चलनी चाहिए। दिल्ली से मुंबई और दिल्ली से कलकत्ता, ये जो 2 हमारे ट्रंक रूट्स है, जिसमें सबसे ज्यादा ट्रैफिक चलता है, ज्यादा से ज्यादा लोग सफर करते हैं, इसमें ट्रैफिक की स्पीड बढ़ाने के लिए 200 किलोमीटर की क्षमता तक ले जाने के लिए हम लोगों ने इस साल में ही 17,000 करोड़ रुपए के प्रावधान करके काम करने की शुरुआत की कि यदि हम 2 चीज से स्पीड बढ़ सकती है, एक तो ट्रैक की स्पीड बढ़नी चाहिए और साथ में रोलिंग स्टॉक भी वही स्पीड का होना चाहिए। मुंबई टू दिल्ली और कलकत्ता टू दिल्ली, ये दोनों में हम इसी तरह से परिवर्तन कर रहे हैं ताकि लोगों को अच्छे स्पीड में जल्दी से जल्द अपने मौके पर पहुंचने का काम मिल सके। टेल्को का ट्रायल हो चुका है, लेकिन कब हमको ऐसा लगेगा मूर्त रूप ले लेगी? क्या 2019 तक? उसमें ही हमने कहा कि 2020 तक हम जरूर ये सब काम करने, पूरा नहीं होगा 100%, लेकिन बड़ी मात्रा में ये काम आगे बढ़ा होगा, लोगों को लाभ उस आज जो मिल रहा है इससे भी जरूर ज्यादा लाभ मिलेगा। अब हम कंज्यूमर एमिनिटीज पे आते हैं और सफाई पर आते हैं, जिस पर आपने बहुत ध्यान दिया, और कई सारे स्टेशन ऐसे निकले जो बहुत साफ भी हैं और बहुत साफ भी हुए। लेकिन आपको क्या लगता है, रेलवे स्टेशन और खासतौर पटरियों के आसपास जो गंदगी होती है, खुले में जो शौच होता है और आसपास की झोपड़पट्टियां, क्या इसको लॉन्ग टर्म में दूर करने का सरकार का कोई प्लान है? आपने इस पर कुछ विचार किया है? क्योंकि ट्रेन में अगर आप ट्रैवल करें तो चारों तरफ आपको बदबू नजर आती है। बिल्कुल सही है। ठीक है, 3 तरीके की 3 लेवल पे क्लीननेस की जरूरत है। एक तो प्लेटफॉर्म के ऊपर, वो रेल के हाथ में बड़ी मात्रा में उसमें साफ सुथरी भी हुआ है, हम उसका 3rd पार्टी ऑडिट भी कराते हैं ताकि हमें पता चले किस तरह से चल रहा है। दूसरी, जब आप सफर करते हैं उस ट्रेन में, हमने बहुत सारे ट्रेन के ऊपर क्लीन माई कोच सर्विस चालू की है। उसके अलावा भी अभी जो ज्यादा से ज्यादा ट्रेन कवर हो उसके लिए भी एक नया कार्यक्रम बनाया गया, तो ये एक बड़ी मात्रा में उसमें भी क्लीननेस आ गए। तीसरी बात है ट्रैक के दौर पे, इसमें आपने जैसे सही कहा कि जहां जहां पर और सभी जगह पर ज्यादा करके रेल की जमीन पर अतिक्रमण हो चुका है, वहां पे झुग्गी झोपड़ियों के लोग भी रहते हैं और लोग भी रहते हैं। लोगों का कहना है उनको मानवता की तरफ से देखना चाहिए। मैंने इसके ऊपर अभी हम लोग नीति बना रहे कि हम राज्य सरकारों को कह रहे कि हम उनका पुनर्वासन इस तरह से करें ताकि रेल की पटरियों के आसपास वो लोग जो रहते हैं उनके फैमिली को भी खतरा है, तो इसीलिए उनका पुनर्विकास करना, उनको निवास करना
ये मैं मानता हूं एक बहुत बड़ी चुनौती भी है। दूसरी सबसे बड़ी बात कि एक कंज्यूमर या एक पैसेंजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे हमने अभी देखा कि तेजस ट्रेन पहले दिन चली, कुछ लोग हेडफोन उठा ले गए, कुछ लोगों ने एलसीडी स्क्रीन तोड़ दी। ये कॉमन टेंडेंसी है, हमको यहां तक कि बाथरूम में चेन लगा के डब्बा रखना पड़ता है। क्या रेलवे इसके लिए कोई बहुत बड़ी अवेयरनेस ड्राइव या कैंपेन चलाएगा? लिखा तो रहता है कि रेलवे की संपत्ति आपकी संपत्ति है, लेकिन जो ड्यूटी कर रहे होते हैं क्या उनका ध्यान नहीं होता है? क्योंकि हर ट्रेन में बाकायदा जो रेलवे से जुड़े अधिकारी हैं पुलिस के, उनकी ड्यूटी लगती है। आपको इसके क्या कारण दिखते हैं? और ये एक सामाजिक समस्या तो है ही, इसके लिए अवेयरनेस कैसे करेंगे? ये अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने एक अभियान चलाया है। इसमें हम लोगों ने कॉलेज के विद्यार्थी, हम लोगों ने स्कूल्स के स्टूडेंट्स, साथ ही में रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, वो लोग खुद जाके क्लीनिंग कर रहे हैं। साथ ही में कुछ एनजीओ है, वो एनजीओ जाके स्टेशन के ऊपर खड़े रह के लोगों को हाथ जोड़ के काम कर रही है। हम लोग मिल के मीडिया और सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ये सब लोग मिलकर यदि हम काम करते हैं तो हम जरूर उसमें कामयाब रहेंगे। एक और चीज, लोग कहते हैं कि ट्रेन में आप बैठते हैं तो टाइम पर है, लेकिन पहुंचते कभी टाइम पे नहीं है। इस लेट लतीफी की वजह क्या है और ये कैसे दूर हो सकती है? एक तो आपको देखा होगा कि जो बड़े लोग ज्यादा कहाँ देरी होती है, जैसे दिल्ली में ट्रेन आ गई, मुंबई में ट्रेन पहुंच गई, कलकत्ता में गई, तो जो बैंगलोर में भी यही स्थिति है, बहुत सारे शहरों में जब ट्रेन वहां पर आती है तो प्लेटफॉर्म पे आने के लिए जगह नहीं होती, क्योंकि जितनी क्षमता है प्लेटफॉर्म हैंडल करने की, उस क्षमता के ज्यादा ट्रेन आ रही है। तो इसको क्या सोल्यूशन है? एक तो जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर करे वो एक बात, दूसरी हम लोग नए टर्मिनल बना रहे कि जहां जहां पर नए टर्मिनल्स बनेंगे तहां तक ट्रेन ली जा सकती है। आखिरी दो सवाल मैं पूछता हूं आपसे। एक चीज तो ये कि क्या फ्लैक्सी किराए को रोकने का कोई आपका प्रस्ताव है या उसको बदलने का? और दूसरा, क्या ट्रेन किराए बढ़ सकते हैं? क्योंकि एक संभावना ये भी जताई जा रही थी कि अगर आपको अच्छी फैसिलिटी चाहिए तो आपको पे करने का मादा तो होना चाहिए। उसके लिए भी हम लोगों ने नॉन फेयर रेवेन्यू, जो रेलवे में पहले कुछ नहीं था, हमने इस साल में 80% बढ़ाया कि जो पैसेंजर से नहीं, फ्रेट वालों से नहीं, नॉन फेयर रेवेन्यू, फिर वो एडवर्टीजमेंट हो या लैंड के मोनिटाइजेशन हो या सॉफ्ट असेट का मोनिटाइजेशन हो, ये सब चीज हम कर रहे हैं। उसके लिए अगले 10 साल में भी हम 40,000 करोड़ से भी ज्यादा लाएंगे। टेलगो का क्या होगा सर? कितनी जल्दी टेलगो हमको मूर्त रूप में देखने को मिलेगी? बाद में टेलगो ट्रेन का ट्रायल हो चुका है, वो एक सिंगल वेंडर है। इसके लिए हमारे नीति आयोग और हमारे रेल बोर्ड के लोग उसके बातचीत करें, और उनका भी कहना है कि वो आके यहाँ मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं। तो इसके ऊपर उनसे बातचीत चल रही है, क्योंकि ये किस तरह से उनके साथ एग्रीमेंट किया जाए, इसके रेल बोर्ड और नीति आयोग दोनों मिलकर सोच रहे हैं। आखिरी सवाल सर, हाल ही में मुझे चाइना जाने का मौका मिला था जब प्रधानमंत्री जी चाइना गए थे, और मैंने देखा हांगजू से शंघाई तक का मैंने बुलेट ट्रेन में सफर किया। लगभग 380 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो चलती है, लेकिन सबसे बड़ी खूबी वहां के स्टेशन है। उसको अगर आप देखो तो ऐसा लगेगा हांगजू का स्टेशन एशिया का सबसे बड़ा स्टेशन है, उसको देखेंगे तो आप दूसरा कोना देख नहीं सकते हैं। तो क्या जो स्टेशन की मॉडर्नाइजेशन की आपकी योजना है, उसको और बेहतर बनाने की योजना है, उसमें मॉल बनाने की योजना है? ऐसे कितने प्रोजेक्ट 2019 तक खत्म हो जाएंगे? और बुलेट ट्रेन का कमीशन बन गया है, कब तक आप उसकी फिजिबिलिटी स्टडी कर लेंगे? स्टेशन डेवलपमेंट के लिए बिड्स ओपन करने का काम भी शुरू हो गया है। 23 स्टेशन के ऊपर बिड जल्द से जल्द खोले जाएंगे। तो हमारी ये उम्मीद है, और साथ में एनबीसीसी जो है उनको भी हमने 10 स्टेशन डेवलप करने के लिए दे दिए। हमारे जो इरकॉन है उनको भी हमने 2 स्टेशन डेवलप करने के लिए दिए। मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड है, उनको कहा 5 स्टेशन आप डेवलप कीजिए। यानी अलग अलग तरीके से प्राइवेट पब्लिक पार्टिसिपेशन से भी, पीएसयू के तरफ से भी, स्टेट गवर्नमेंट के साथ में मिलकर भी, और हम लोगों ने मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के साथ भी समझौता किया है, ताकि उनके पास जो स्मार्ट सिटीज है, हर स्मार्ट सिटी में भी एक स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए भी काम करे। तो हमारी ये पूरी उम्मीद है एयरपोर्ट जैसा एयरपोर्ट से भी अच्छा स्टेशन बनाया जाए, उसकी प्रक्रिया जारी है। एक चीज मैं भूल गया और उसको मैं फिर से रेफरेंस में करूंगा। लोग, हमारे दर्शक खासतौर पर पूछते हैं कि सुरेश प्रभु जी हमेशा अपना ट्वीट देखते रहते हैं, क्योंकि कभी आप दूल्हे दुल्हन की शादी कराते हैं, कभी आप दूध पहुंचा देते हैं। ये संभव कैसे होता है? क्योंकि एक आदमी के लिए विजिबली इतना करना, क्योंकि आप खुद, मुझे पता है आप वर्कोहॉलिक हैं, बहुत ज्यादा काम करते हैं, कैसे संभव हो पाता है? एक तो मैं आपको सही बता रहा हूं, जब तक आप खुद नहीं कुछ काम करते तो उसका नतीजा आपको नहीं मिल पाता। तो उसकी मैं तो बहुत
हमेशा खुद फिट देखता भी हूँ, खुद काफी जब जहां लगता है उसके ऊपर एक्शन भी खुद ही लेता हूँ। लेकिन अभी तो हमने इसकी एक व्यवस्था बनाई है, रेल बोर्ड में एक खास टीम बनाई गई है, वो टीम 24/7 काम करती है। यकीन करिए आपकी ट्वीट के ऊपर एक्शन ली जाती है और ट्वीट हम जरूर देखेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुरेश प्रभु जी। उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपने तेजी से काम शुरू किया है वो गतिमान एक्सप्रेस की तरह आपका काम हो। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रेल मंत्री सुरेश प्रभु जी, जिन्होंने हमें बताया कि पिछले जब से उन्होंने मंत्रालय संभाला है, 3 साल से कुछ कम वक्त हुआ है उन्हें मंत्रालय संभाले, और उसमें उन्होंने किस तरह से काम किया है और आगे की उनकी क्या योजनाएं हैं। जल्दी ही हमको कुछ ऐसी ट्रेन भी देखने को मिलेंगी जिसकी स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास हो। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।